हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग लेखपाल से संबंधित प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे थे और जिसमें हम लोगों ने 2008 और 2015 में जो लेखपाल से संबंधित जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो सामान्य ज्ञान और ग्रामीण विकास से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे गए थे हम लोगों ने उसे एक एक करके सॉल्व किया था, उसकी व्याख्या को देखा था और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखा था जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में हम राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा जो वर्ष 2018 में हुई थी उसमें जो सामान्य ज्ञान और ग्रामीण विकास से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे हम लोग उन्हें एक करके सॉल्व करेंगे, उसकी व्याख्या को देखेंगे और उसी के साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज और आज की क्लास में हम सबसे पहला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का शुभारंभ कब किया गया था। देखिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष आया था? 2013 में आया था और हमारे प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में इस अधिनियम को कब लागू किया गया था? 1 मार्च 2015, 1 मार्च 2016, 1 मार्च 2014 या फिर 1 मार्च 2013। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 मार्च 2016 को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था और इस नियम के तहत प्रत्येक लाभार्थी को कितने किग्रा यानी कि कितने किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था? तो 5 किलो जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था, जिसमें से देखा जाए आपका तो 2 रुपये प्रति किलो, ठीक है, 2 रुपये प्रति किग्रा कितना गेहूं, ठीक है, और वहीं पे 3 रुपये प्रति किग्रा क्या था? चावल जो है वो वितरित कराए जाने की बात इस अधिनियम के तहत कही गई थी। ठीक है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया? 1 मार्च 2016 से। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है, किस जिले में स्थित है? आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है लखनऊ में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो वो आगरा में स्थित है। प्रयागराज जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अब इसका नाम बदल दिया गया, क्या हो गया है? इलाहाबाद का नाम क्या हो गया? प्रयागराज हो गया। ठीक है, प्रयागराज में अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। वाराणसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पे स्थित है दोस्तों? वाराणसी में स्थित है। ठीक है, कौन सा? दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र वाराणसी में स्थित है। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। आगरा में पूछा जाए तो कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। प्रयागराज में क्या स्थित है? हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान देखा जाए तो वो आपका प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? देखिए, ये प्रश्न कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हमें दोनों ही धर्मों के तीर्थ स्थल मिलते हैं, बौद्ध के भी जैन के भी। वो कौन सा स्थान है? कौशाम्बी है, सारनाथ है, देवी पाटन है या फिर कुशीनगर है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहा करिए, मैं आपको साथ में समय भी दूंगी। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के ही तीर्थ स्थल जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं कौशाम्बी। और कौशाम्बी के अगर थोड़ा इतिहास के बारे में जाने तो दोस्तों हम इसको सबसे पहले कौशाम के नाम से जानते थे। कौशाम के नाम से जो है कौशाम्बी को जाना जाता था। और ये देखा जाए जब आप लोग जहाँ वैदिक सभ्यता जब समाप्त, वैदिक संस्कृति के बाद दोस्तों जब 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपद काल का आता है, 16 महाजनपद थे, जिसमें से देखा जब वस्त महाजनपद जो था, वस्त महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी थी। और ध्यान रखिएगा जब महात्मा बुद्ध के समय में इसी वस्त का राजा कौन था दोस्तों? उदयन था। ठीक है, उदयन था और वस्त की राजधानी जो थी उस समय कौशाम्बी थी। और इसी समय देखा जाए महात्मा बुद्ध जी के जो है 6वें और 9वें जो है वर्ष उन्होंने इसका भ्रमण किया था, कौशाम्बी का 6वें और 9वें वर्ष जो उन्होंने भ्रमण किया था, कब? कौशाम्बी का भ्रमण किया था। अगर हम थोड़ा सा कौशाम्बी की बात करें दोस्तों, इसको इस नगर को बसाया किसने? देखिए, तो जब हम पुराणों की बात करते हैं तो पुराणों में कहानी फेमस है। देखिए, हस्तिनापुर का राजा था जिसका नाम था निषच्छु। ठीक है, ये जो राजा था निषच्छु, इसने हस्तिनापुर जब बाढ़ आ गई, ठीक है, गंगा की बाढ़ की वजह से हस्तिनापुर बार बार डूब जाता था, तो गंगा की बाढ़ की वजह से जब हस्तिनापुर डूब गया तो इसने अपनी राजधानी को हस्तांतरित किया और इसने अपनी राजधानी किसको बनाई? कौशाम्बी। ठीक है, तो वस्त की राजधानी जो थी, वस्त का जो नगर था कौशाम्बी को राजधानी किसने बनाया था? निषच्छु ने बनाया था। और ध्यान रखिएगा ये हमें पुराणों में देखने को मिलता है।
ठीक है। और यहीं पे अगर हम जैन ग्रंथों की बात करें तो जैन ग्रंथों में भी हमें जो है कौशाम्बी का नाम उल्लेख उसमें हमें मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे देखिए सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है। सूची 1 में देखा जाए तो लोकगीत दिए हुए हैं और वो किस क्षेत्र से संबंधित ये दिया हुआ है। देखिए एक तरफ लोकगीत कौन कौन सा, विरहा है, कजरी है, मल्हार है या फिर और अंत में रसिया है। तो देखिए इसके हम करेक्ट ऑप्शन पे ही आ जाते हैं। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो हम करेक्ट आंसर पे चले दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर है डी है, ठीक है। यानी कि अगर हम बिरहा की बात करें दोस्तों तो ये भोजपुर वाला क्षेत्र है बिरहा। वहीं कजरी की बात की जाए दोस्तों तो ये कौन सा क्षेत्र है, अवधि वाला जो है कजरी का क्षेत्र है। मल्हार की बात करें दोस्तों तो ये क्या हो गया, कौरवी हो गया। रसिया की बात करें तो ब्रज, ठीक है, ये जो ब्रज वाला क्षेत्र है, ठीक है, राधा कृष्ण वाला क्षेत्र है, वहाँ रसिया जो था ये लोकगीत यहाँ पे फेमस है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, विरहा, भोजपुर, कजरी, अवधि, मल्हार, कौरवी और फिर रसिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ब्रजी, ठीक है। आइए आंसर क्या है, डी है। अगला प्रश्न है हमारा, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाषा दी हुई है, क्षेत्रीय भाषाएं दी हुई हैं और किस भाषा के विकास में देखा जाए अमीर खुसरो ने अपनी भूमिका निभाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रज भाषा, अवधि, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने जो है अग्रणी भूमिका निभाई थी। अगर हम दोस्तों अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो का जन्म देखिए कब हुआ था, वर्ष 1223 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था पटियाली में हुआ था। पटियाली कहाँ, काशगंज, उत्तर प्रदेश के काशगंज में जो है इनका जन्म हुआ था, पटियाली में, ठीक है, काशगंज, ठीक है। इन्हें ये देखा जाए कि फारसी भाषा के, ध्यान रखिएगा किस भाषा के, फारसी भाषा की ये महान कवि और रचनाकार थे, इतिहासकार थे। और ध्यान रखिएगा इनको हम, इनकी उपाधि है एक जिसे हम क्या कहते हैं, तूतीय हिंद, ठीक है, जिसे हम भारतीय तोता यानी कि भारत का तोता, तूतीय हिंद इनकी उपाधि थी। कारण क्या था, इन्होंने जितनी रचनाएं की थी उसमें भारत के बारे में बहुत सारी बातें लिखी थी, भारत का बहुत बखान किया था, जिसके कारण से इनको इतिहासकार जो है एक उपाधि देते हैं तूतीय हिंद, यानी कि भारत का तोता जो भारत के बारे में बोलता है, ठीक है। इनके बारे में अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, मध्यकालीन भारत इतिहास, और उसमें अगर आपने सूफी आंदोलन पढ़ा होगा तो सूफी आंदोलन के दौरान एक संप्रदाय था जिसका नाम है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के एक सूफी संत थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के जो है अमीर खुसरो शिष्य थे। ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो ये सूफी संत यानी कि चिश्ती संप्रदाय के जो संत थे, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और ध्यान रखिएगा निजामुद्दीन वही हैं जिन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को क्या कहा था, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। अमीर खुसरो ने देखा जाए 8 सुल्तानों के जो उस समय जो थे दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों के काल को देखा है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जिस दिन अमीर खुसरो की मृत्यु हुई उसके बाद उसके दूसरे ही दिन इनको इतना स्नेह था अपने गुरु से, दूसरे दिन इनकी भी मृत्यु हो जाती है और फिर इनका भी मकबरा वहीं पे है जहाँ पे निजामुद्दीन औलिया यानी कि दिल्ली में जहाँ निजामुद्दीन का मकबरा है वहीं पे बगल में इनको भी दफनाया जाता है। तो अमीर खुसरो जो थे, ध्यान रखिएगा। और मेन चीज़ जो भारत में आज हम कव्वाली इतना होता है, कव्वाली को जो है प्रचलित, कव्वाली जो गायन उसको भी प्रचलित करने का श्रेय जो है वो अमीर खुसरो को जाता है। खड़ी बोली, कव्वाली को प्रचलित करने का श्रेय, इन सब का श्रेय जो है ये अमीर खुसरो को जाता है, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है इलाहाबाद में, दिल्ली में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में। तो दोस्तों कहाँ पे स्थित है, ये है ये इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे ये 2018 की बात है, वर्तमान सरकार ने अब इसका नाम प्रयागराज कर दिया है। तो प्रयागराज में जो है उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। वहीं अगर लखनऊ में पूछा जाए तो देखिए ललित कला अकादमी जो है, ललित कला अकादमी कहाँ पे स्थित है, ये आपका लखनऊ में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत कला भवन कहाँ पे स्थित है, तो ये वाराणसी में स्थित है। भारत कला भवन जो है वो कहाँ स्थित है, वो वाराणसी में स्थित है, ठीक है। ललित कला अकादमी लखनऊ, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, वाराणसी में भारत कला भवन जो है वाराणसी में स्थित है, ठीक है। अगला है सितार मिश्रण। देखिए सितार आप लोग देखे होंगे, सितार जो एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। ये क्या है, एक वाद्य यंत्र है जो कि 2 यंत्रों से, ठीक है, 2 संगीत यंत्रों से मिलकर बना है। और वो 2 संगीत यंत्र कौन से हैं, बांसुरी है, बांसुरी और वीणा से मिलकर के बना है, बांसुरी या फिर सारंगी से मिलकर बना है।
वीणा या फिर तंबूरे से मिलकर के बना है, वीणा या फिर पियानो से मिलकर के बना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वीणा और ईरानी तंबूरे से मिलकर के बना है कौन, आपका सितार वादन, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, हिंदू और मुस्लिम का मिश्रण। ठीक है, यानी कि एक तरफ हमें वीणा जो है ये हिंदुओं का वाद्य यंत्र है और तंबूरा जो कि ईरानी वाद्य यंत्र है, और इन दोनों के ही मिश्रण से किसने बनाया, सितार बनाया। और सितार का आविष्कार किसने किया, कोई और नहीं, अमीर खुसरो ने जो है वो सितार या जो है वाद्य यंत्र का जो है उन्होंने आविष्कार किया। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि किसने जो है सितार वाद्य यंत्र का जो है आविष्कार किया था, अमीर खुसरो ने किया था। दोस्तों अमीर खुसरो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मध्यकालीन संगीत कला के, इनको आदि संस्थापक कहा जाता है। मध्यकालीन के समय से, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया, 1223 में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने दिल्ली सल्तनत, मध्यकाल में जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों के काल को देखा था, और इन्होंने संगीत कला में जो इतना योगदान दिया, जिस कारण से इन्हें मध्यकालीन संगीत कला का संस्थापक कहा जाता है, आदि संस्थापक कहा जाता है। और हमने ये भी बताया कि इन्होंने कव्वाली गायन को भी प्रचलित करने का श्रेय इनको ही जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत में जो कव्वाली गायन करते हैं उसको भी प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है, वो जाता है अमीर खुसरो। तो सितार जो है वो वीणा और तंबूरा, ठीक है, ईरानी तंबूरे का जो है वो मिश्रण है, जिसका आविष्कार किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, सोनभद्र, महोबा, मथुरा, खीरी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कर्मा जो लोक नृत्य है वो सोनभद्र और साथ ही साथ मिर्ज़ापुर में भी जो है इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। ठीक है, मिर्ज़ापुर में भी किया जाता है। और देखिए एक जनजाति है जिसके द्वारा जो उस जनजाति के जो स्त्री हैं और जो पुरुष हैं उन संयुक्त रूप से इस लोक नृत्य को करते हैं, वो जनजाति कौन है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोल जनजाति, ठीक है, कोल जनजाति के द्वारा जो है वो कर्मा नृत्य किया जाता है, जो कि सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले में प्रचलित है। ये सोनभद्र कर्मा नृत्य के बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में भी कर्मा नृत्य जो है वो प्रचलित है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा, यहाँ पे देखिए हमें देखना है कि निम्न में कौन सुमिलित नहीं है। तो यानी कि 3 ऑप्शन इसमें से सही है और एक ऑप्शन क्या है, एक विकल्प जो है इसमें से गलत है, हमें गलत विकल्प को छांटना है। पहला देखिए अल्लाह, महोबा, बिरहा, कन्नौज। देखिए वही लोकगीत है सब। बिरहा कन्नौज में कहा जाता है, रसिया, बरसाना, कजरी, मिर्ज़ापुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि बिरहा जो है वो कन्नौज वाले क्षेत्र में नहीं गाया जाता है। बिरहा जो है वो पूर्वांचल वाले क्षेत्र में गाया जाता है। पूर्वांचल अगर देखा जाए पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जब आप बढ़ते हैं, यहाँ पे भी देखेंगे तो वाराणसी हो गया, ठीक है, मिर्ज़ापुर वाला जो क्षेत्र हो गया, वहाँ पे जो है हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, वाराणसी और मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में जो होता है वहाँ पे बिरहा गाया जाता है। बाकी अल्लाह जो है महोबा वाले क्षेत्र में, महोबा के आम भी बड़े फेमस है, आपने सुना होगा। रसिया जो होता है वो बरसाना वाला क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पे कजरी जो है वो क्या है, वो मिर्ज़ापुर क्षेत्र में जो है वो गाया जाता है कजरी। ठीक है, ठीक है, कजरी की उत्पत्ति भी जो मानी जाती है दोस्तों वो कहाँ पे मानी जाती है, मिर्ज़ापुर में ही जो है कजरी की उत्पत्ति भी हुई थी। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे, जय जवान अमर ज्योति स्मारक कहाँ है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल फिलहाल में जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्णय लिया गया है अमर ज्योति स्मारक में जो लौह जलती उससे संबंधित, इसलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जय जवान अमर ज्योति स्मारक कहाँ स्थित है, मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में या फिर बेंगलुरु में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, या माफ़ करिएगा सी हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित। नई दिल्ली में जो अमर ज्योति स्मारक है, जो इंदिरा गांधी, माफ़ करिएगा, इंडिया गेट जो है परिसर में ये स्थित है। और ध्यान रखिएगा इसके बारे में अगर देखा जाए दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में जो है अमर जवान ज्योति को, ठीक है, किसके साथ मिला गया, जो वहाँ पे लौ जलती थी उसको जो है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जो लौ जलता है उसके साथ इसको मिला दिया गया है। और अगर हम बात करें दोस्तों इंडिया गेट की, ठीक है, थोड़ा सा हम इसका इंट्रो देख लेते हैं। पहले जो है इस परिसर में स्थित था और यहाँ पे एक लौ जलती थी। तो देखा जाए इसका जो निर्माण हुआ था अमर ज्योति स्मारक का, ये 1971 में हुआ था और इसका जो उद्घाटन किया गया था 1972 में किया गया था। तत्कालीन जो है प्रधानमंत्री थी जिनका नाम था
इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी के द्वारा 1972 में इस स्मारक के जो है उद्घाटन किया गया था। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जब 1971 का वार हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और उस समय पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से पराजित हुआ था और एक नए देश की उस समय जन्म हुआ था, बांग्लादेश, ठीक है। 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था, और इस युद्ध के दौरान जो हमारे भारतीय सैनिक जो शहीद हुए थे उनकी याद में, उनके सम्मान के लिए जो है अमर ज्योति स्मारक का जो है, जय जवान अमर ज्योति स्मारक का जो है वो निर्माण कराया गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं इंडिया गेट परिसर की दोस्तों, तो इंडिया गेट जैसा कि आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1918, और वर्ष 1919 में हुआ था आंग्ल अफगान युद्ध तीसरा। इस युद्ध के दौरान ब्रिटिशर्स की सेनाओं ने भारतीय सेनाओं का इस्तेमाल किया था एक तरीके से। जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था तो इस विश्व युद्ध के दौरान जो सैनिक शहीद हो गए थे, भारतीय सैनिक, उनके सम्मान में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि इंडिया गेट का निर्माण करवाया था, जिसका निर्माण देखा जाए वर्ष 1920 से चला था 1931 तक जो है इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और इंडिया गेट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तत्कालीन जो वायसराय, माफ करिएगा, तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन के द्वारा इंडिया गेट का उद्घाटन किया था, जिसकी डिज़ाइन किसने किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? लुटियंस के द्वारा जो है इसका इंडिया गेट का डिज़ाइन किया गया था। चूँकि अगर हम इंडिया गेट में जो लॉ चल रही थी उसमें देखा जाए तो इंडिया गेट जो कि एक औपनिवेशिक जो है भारत का एक प्रतीक के रूप में था, इसलिए सरकार ने क्या किया कि जो अमर जवान ज्योति थे, एक तरीके से जो लॉ वहाँ चल रही थी, उसको जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जिसका निर्माण वर्ष 2019 में किया गया था, वर्तमान के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था, उसमें क्या किया गया, अब उसकी लॉ को, अमर जवान ज्योति की लॉ को क्या किया गया है, मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे हमारा कि मानव के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 1 होते हैं? करेक्ट आंसर सी हो गया। मानव के हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं, और इन चैम्बर्स की बात करें, देखिए अलिंद होता है और निलय होता है, दाया अनिल होता है, दाया निलय होता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसी तरीके से बाया अलिंद होता है और बाया निलय होता है। अगर हम दाया अनिल की बात करें तो ये दाईं ओर होता है और ऊपरी कक्ष में होता है, ठीक है। दाया निलय जो होता है, दाया अलिंद जो होता है वो दाईं ओर होता है और ऊपरी कक्ष में होता है। और अगर वहीं आपसे बात करें दाया निलय की बात करें तो ये दाईं ओर ही होता है लेकिन निचली कक्ष में होता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जो है फिर बाया अलिंद जो होता है वो बाईं ओर होता है और ऊपरी कक्ष में होता है, दोनों अलिंद जो है वो ऊपरी कक्ष में होते हैं, दाएं और बाएं। वहीं जो है बाया निलय जो होता है वो क्या होता है, वो भी निचली कक्ष में होता है। और इन दोनों को देखा, ये दोनों बटे रहते हैं, और कारण क्या होता है, जो देखिए हमारे ऑक्सीजन में ना, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑक्सीजन जो होती है, एक जो एक शुद्ध रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है, एक जो है शुद्ध रक्त होता है। तो इन दोनों को जो है मिश्रण न हो, इन दोनों को भिन्न करने के लिए, अलग करने के लिए ये जो है कार्य करते हैं, ये जो चैम्बर्स होते हैं वो अपना कार्य करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है और जो ऑक्सीजन जो है रहित ब्लड होता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन वाले जो ब्लड होते हैं, उन दोनों को ना मिलने से, उन दोनों को मिलने से यानी कि बचाने के लिए इसका कार्य होता है। यहाँ पे देखिए कुछ 2-3, यहाँ पे देखिए एक बार ये भी पूछा गया प्रश्न कि जो उभयचर होते हैं, जो सरीसृप होते हैं, जो छिपकलियाँ होती हैं, उभयचर, देखिए यहाँ पे हमें मगरमच्छ को छोड़ दें तो बाकी जो उभयचरों में और जो सरीसृप होते हैं उसमें कितने जो अलिंद होते हैं, यहाँ पे कितने चैम्बर्स होते हैं? तो ध्यान रखिएगा 3 कक्ष होते हैं, ठीक है, 3 कक्षीय हृदय होते हैं वहीं पे, ठीक है, 3 कक्षीय। अगर आपसे ये पूछे शार्क जो होती है, जो शार्क मछली होती है, उसमें कितने कक्ष होते हैं? उसमें दोस्तों 2 कक्ष होते हैं, ठीक है, 2 कक्षीय हृदय होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मानव के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। अगला है हमारा, मैला आंचल के रचनाकार हैं, कौन है भाई? प्रेमचंद्र है, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु है, जयशंकर प्रसाद है या फिर महादेवी वर्मा है। तो मैला आंचल के जो रचनाकार दोस्तों हो गए वो हो गए बी, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो है मैला आंचल का रचना किया गया था। ये जितने भी कुछ साहित्य हैं ये से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, 1-2 तो आपको साहित्य को बहुत ध्यान से देख के चलना है दोस्तों। देखो यहाँ पे हमें प्रेमचंद्र देख रहे हैं, प्रेमचंद्र जो मुंशी प्रेमचंद्र की बहुत सारी जो है रचनाएं फेमस थी जिनसे लगातार प्रश्न आया था, जिसमें से अगर हम कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में देखें तो यहाँ पे देखें तो गोदान हो गया, ठीक है, गबन हो गया, ठीक है, पूसा की रात हो गई, ठीक है।
पूस की रात हो गई, ठीक है। ये सब क्या हो गए, ये सब प्रेमचंद्र की रचना है। देखो यहाँ पे दोस्तों हमें दो नाम दिख रहे हैं, जयशंकर प्रसाद हो गए, महादेवी वर्मा हो गए। ये वो दो इतिहासकार, ये दो रचनाकार हैं जिनको हम किसके अंतर्गत रखते, देखिए छायावादी युग के कवि थे ये लोग, ठीक है। छायावादी युग के कवि थे और छायावादी युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें से हमें 2 दिख रहे हैं, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। और छायावादी युग के 2 अन्य स्तंभों की बात किया जाए दोस्तों तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और जो चौथे हो गए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और जो चौथे हो गए वो हो गए सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। तो अगर आपसे ये भी पूछा गया है प्रश्न कि छायावादी युग के कवि इनमें से कौन नहीं है करके प्रश्न आया था, तो छायावादी युग के कवियों में 4 स्तंभ है, जिसमें से 4 हमें कौन कौन दिख रहे हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। अगर आपसे पूछा जाए जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचनाएं दोस्तों, तो इन्होंने भी देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है कामायनी, कामायनी जो है इन्होंने लिखा था। अजात शत्रु जो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया था। महादेवी वर्मा जी की बात करें तो इन्होंने जो लिखा था देखा जाए तो नीलांधर जो है, और देखा जाए निर्जा हो गया, दीपशिखा हो गया, ये सब क्या हो गया, महादेवी रचनाएं थी, महादेवी वर्मा जी की रचनाएं थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मैला आंचल जो है फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। गुगली शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। दोस्तों देखिए हम लोगों ने खेल से संबंधित जो शब्दावलियां है ना हमें लगातार देखने को मिल रही है। इससे हमें क्या पता चलता है कि खेल से संबंधित, खासकर क्रिकेट, ध्यान रखिएगा क्रिकेट से संबंधित शब्दावलियां लगातार पूछी गई हैं। यहाँ पे गुगली जो है ध्यान रखिएगा ये क्रिकेट से ही संबंधित है। तो गुगली शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है वो किस खेल से है, ये किस खेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्रिकेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पैमाने समान रहते हैं, -40 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, -273 डिग्री पे, या फिर 0 डिग्री पे, यानी कि 0 डिग्री पे। दोस्तों तो देखा जाए यहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के जो तापमान वो समान रहते हैं, वो किस में रहते हैं, वो रहते हैं -40 डिग्री पे जो है वो समान रहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का जो रूपांतरण सूत्र क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, Celsius/5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/9, ठीक है। यही क्या है आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच के रूपांतरण का सूत्र है, ठीक है। तो किससे पे, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच के जो तापमान पे देखा जाए कितना जो पैमाने पर जो है कितने पैमाने पर समान रहता है, तो -40 डिग्री पे रहता है, ठीक है। आते हैं अगले पे। कागज़ का आविष्कार हुआ भारत में, चीन में, यूनान में या फिर जापान में। दोस्तों कागज़ का जो आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था, और एक वहाँ के चीन का नागरिक था जिसका नाम माना जाता है चाई-लुन, ठीक है। इन लोग का नाम भी बड़ा कुछ अजीब होता है। चाई-लुन के द्वारा जो है वर्ष 202 ईस्वी पूर्व में हान वंश था इस समय यहाँ पे, हान वंश के जो है हान राजवंश के समय में कागज़ का आविष्कार किया गया था चाई-लुन के द्वारा, जो कि क्या नाम कब किया गया था, 202 ईस्वी पूर्व में करीब किया गया था, ऐसा माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था, ठीक है। बहुत लंबे समय तक इन लोगों ने छुपा के ये बात रखी थी, ठीक है। बाद में बहुत, और जब हम भारत में देखते हैं तो भारत में कश्मीर के शासक थे जिसे हम जैनुल आबदीन जो है कहते हैं, जिसे हम कश्मीर का अकबर कहते हैं, उनके समय में भारत में जो देखेंगे तो कागज़ का इस्तेमाल का जो है प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तत्व में, अणु में, परमाणु में या फिर यौगिक में। तो समस्थानिक गुण जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं तत्व में पाए जाते हैं। अगर समस्थानिक की बात किया जाए दोस्तों तो आइसोटोप जो होता है उसको हम समस्थानिक ही कहते हैं। और समस्थानिक क्या होते हैं दोस्तों, ये वो तत्व होते हैं जिसमें देखा जाए परमाणु संख्या तो समान होती है, परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, लेकिन द्रव्यमान क्या होता है इनका, भिन्न होता है, ठीक है। द्रव्यमान क्या होता है वो भिन्न भिन्न होता है, लेकिन परमाणु संख्या जो होती है वो समान होती है, और ऐसे तत्वों क्या कहा जाता है, समस्थानिक गुण वाले कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं को बनाती है, यानी कि RBC रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं उनको कौन बनाता है, या वृक्क बनाता है, अस्थि मज्जा बनाता है, यहाँ पे देखा जाए क्षुद्रांत बनाता है, या फिर
यकृत बनाता है। तो यहाँ पे देखा जाए जो आपका बोन मैरो होता है ना, उसमें देखा जाए आरबीसी का निर्माण होता है, यानी कि रेड ब्लड कार्पुसल्स का निर्माण होता है। अगर हम लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें दोस्तों, तो देखा जाए इसका जो अगर हम वास्तविक कलर देखिए यहाँ पे, इसे हम किस नाम से भी जानते हैं ये भी चीज़ ध्यान रखेगा, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि वास्तविक जो है आरबीसी का रंग क्या होता है, तो ये देखेगा लाल रुधिर कणिकाएं तो हम कहते हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक रंग होता है वो क्या होता है, पीला होता है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि हमारे रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के ही कारण जो है हमारी जो है रक्त क्या होते हैं, लाल होते हैं। हीम यानी कि लोह तत्वों के वजह से जो है हीम का कलर, हीमोग्लोबिन का कलर लोहे के जो है उपस्थिति का कारण लाल, और हीमोग्लोबिन चूंकि हमारे ब्लड में पाया जाता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्या होता है, लाल दिखता है। तो जो है हीमोग्लोबिन के कारण इसका कलर क्या हो जाता है, लाल रुधिर कणिकाओं का लाल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसका बात करें कि किसके जो है किनसे इसका निर्माण होता है लाल रुधिर कणिकाओं का, तो देखिए प्रोटीन से होता है। ठीक है, प्रोटीन से होता है, लोहा से होता है, जैसा कि हमने बात किया, जिसके कारण हीमोग्लोबिन कलर लाल। वहीं पे देखा जाए अमीनो एसिड, यानी कि जो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम अमीनो एसिड कहते हैं, अमीनो एसिड से जो है इसका निर्माण होता है। इसका जो जीवन काल होता है लाल रुधिर कणिकाओं का वो कितने दिन का होता है, वो 120 दिनों का होता है इसका पूरा जीवन काल। और इसकी जो ये नष्ट कहाँ होता है ये भी आपसे पूछा गया है, तो जो यकृति है और प्लीहा, ठीक है, यकृति और प्लीहा में जो है लाल रुधिर कणिकाएं जाकर के नष्ट हो जाती हैं, और इसी कारण से हम जो प्लीहा को क्या कहते हैं, वो आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। आपसे पूछा गया है कि रेड ब्लड कार्पुसल यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रगाह किसे कहा जाता है, वो प्लीहा को कहा जाता है, क्योंकि मात्र 120 दिनों के बाद जो आरबीसी नष्ट हो जाती है वो कहाँ होती है, वो प्लीहा में जाकर के नष्ट हो जाती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि बिरजू महाराज थे एक प्रसिद्ध, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल फिलहाल में बिरजू महाराज जी का निधन हो गया है, जिसके वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बिरजू महाराज किस लिए प्रसिद्ध थे, बांसुरी वादक थे, नर्तक थे, सितार वादक थे, तबला वादक थे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक नर्तक थे बिरजू महाराज जी, जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। और आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस घराने से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा शास्त्रीय कथक नृत्य लखनऊ वालिका बिंदानिन घराने के अग्रणी नर्तक थे। ठीक है, तो लखनऊ वालिका, ठीक है, लखनऊ वालिका बिंदानिन घराने के ये नर्तक थे, बहुत प्रसिद्ध नर्तक थे, अग्रणी नर्तक थे, कथक से संबंधित थे बिरजू जी महाराज, जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न, फ्रेंच बोली निम्नांकित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है, गोवा में, पुदुचेरी में, लक्षद्वीप में या फिर नागालैंड में। करेक्ट आंसर इस जानते ही हैं, उपनिवेश बहुत लंबे समय तक फ्रांसीसियों का उपनिवेश क्या था, पुडुचेरी था। जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेजों ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर भी एक छोटा सा क्षेत्र फ्रांसीसियों को दे दिया था कि चलो भाई तुम फ्रांसीसी यहाँ पे रह लो। और फ्रांसीसियों ने देखा जाए पुडुचेरी को अपना व्यापारिक केंद्र कब स्थापित किया था, तो 1973 कहीं कहीं पे 1974 माफ करिएगा 1673 से 1674 भी कहीं लिखा है। यहाँ पे फ्रांसीसियों के द्वारा जो है व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था। आज़ादी के बाद बहुत समय तक इन्होंने बाद में जो है पुडुचेरी को छोड़ा था। इस वजह से यहाँ पे देखा जाए जो इनकी प्रमुख बोलियों में देखा जाए पुडुचेरी में फ्रेंच भी बोली जाती है। और अगर हम दोस्तों पुडुचेरी की बात करें तो देखा जाए मेन क्षेत्र जो पुडुचेरी का वो तमिलनाडु में, लेकिन ये भी प्रश्न आया है कि पुडुचेरी के जो भाग हैं वो कितने राज्यों में फैले हुए हैं, तो 3 राज्यों में। एक तो आपका तमिलनाडु में है, दूसरा देखा जाए देखिए इसके 4 भाग हैं, एक तो आपका पुदुचेरी है, दूसरा कराईकल है। कराईकल और पुडुचेरी जो है वो तमिलनाडु में है, और दूसरा देखा जाए तो माहे है, ठीक है, माहे जो कि केरल में है। और वहीं पे अगर हम बात करें यनम, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में। और आपसे ये प्रश्न पूछा है कि पुडुचेरी के जो क्षेत्र हैं वो किन किन राज्यों में फैले हुए हैं, तो 3 राज्यों में, तमिलनाडु में, केरल में और आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु की बात किया जाए दोस्तों तो पुडुचेरी है और साथ ही साथ आपका कराईकल है। और अगर वहीं हम बात करते हैं माहे जो कि केरल में स्थित है, छोटा सा क्षेत्र आप देखिएगा मैप पे। और वहीं अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, यनम स्थित है। ठीक है, ये हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए लक्षद्वीप भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं कि मानव के शरीर में सामान्यतः रक्त दाब होता है 100/70, 120/80, 80/120 या फिर 110/100।
70। देखो दोस्तों, डायरेक्ट करेक्ट आंसर पे आते हैं। हमारा 120/89 जो होता है ये हमारा सामान्य रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर होता है। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर भाई इतना है तो समझ लेना सामान्य चल रहा है, ऊपर नीचे हो तो डॉक्टर को दिखा लेना, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे शरीर में सामान्य रक्तदाब कितना होना चाहिए, लगभग 120/80, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहू का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों बिहू की बात करें तो बिहू जो है एक लोक नृत्य है और ये किस राज्य से संबंधित है बिहू, तो असम से है, पंजाब से है, या फिर देखा जाए उत्तर प्रदेश से, या फिर गुजरात से। दोस्तों बिहू जो लोक नृत्य है ये है असम से संबंधित है। बिहू त्यौहार में जो है इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। बिहू असम राज्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था। ये भी अपने आप में प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में था, बताएंगे क्यों। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, सुभद्रा, जयश्री, पद्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज डी है, इनमें से कोई भी नहीं रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में मनु नाम से पुकारा जाता था और इनका एक्चुअली नाम क्या था, मणिकर्णिका, और लोग प्यार से इन्हें मनु बुलाया करते थे। अगर हम रानी लक्ष्मीबाई जी की बात करें तो देखा जाए दोस्तों इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर को हुआ था। किस सन में हुआ था, 1828 में। कहाँ हुआ था, 1828 में वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। और इनका जो बचपन का नाम था मणिकर्णिका, और लोग प्यार से इन्हें मनु बुलाया करते थे, ठीक है। इनकी जो विवाह हुआ था दोस्तों याद रखना 1842 में हुआ था। किससे हुआ था, झांसी के शासक थे जिनका नाम था राजा गंगाधरराव निम्बालकर जो थे, इनसे इनका विवाह हुआ था। लेकिन विवाह के मात्र 11 वर्ष के बाद यानी कि 1853 में जो है शासक जो झांसी के महाराजा इनकी मृत्यु हो गई थी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों इनका एक पुत्र भी हुआ था, लेकिन मात्र स्वास्थ्य कारणों से मात्र 4 महीने उस पुत्र की निधन हो गया था, जिसके बाद इन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया था। और ध्यान रखिएगा जैसा कि आप जानते हैं 1848 से लेकर के 1854 तक हमारे देश का जो वायसराय उस समय हुआ करता था, माफ करिएगा गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने राज्यों की खड़प नीति के लिए एक सिद्धांत लेके आया था जिसे हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, या फिर हिंदी में कहें तो व्यवगत का सिद्धांत। ये भारतीय राज्यों को हड़पने की नीति थे और इसी के तहत जो कि इस नीति के तहत इन्होंने दत्तक पुत्र को स्वीकार करने से मना कर दिया और झांसी पर जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के यानी कि व्यवगत के सिद्धांत के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य को अपने झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। जैसा कि आप जानते हैं व्यवगत के सिद्धांत के तहत जो है 1848 में देखा जाए सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था और 1853 में झांसी को मिलाया गया था। झांसी की रानी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत बहादुरी से जो है अंग्रेजों का सामना किया था और वो शहीद हो गई थी। और जैसा कि अभी वर्तमान सरकार, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने, ठीक है, जो झांसी रेलवे स्टेशन है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है और उस स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन के नाम से रखने का निर्णय लिया है। तो इसलिए ये काफ़ी चर्चा में था क्योंकि झांसी रेलवे स्टेशन का वर्तमान सरकार ने नाम बदल करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का जो है नाम रख दिया है। तो ध्यान रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित जो कुछ भी तथ्य है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आइए अगले मैटर पे चलते हैं। अगला है हमारा कि द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार कौन थे। द लास्ट सपर, रेम्ब्रा, लियोनार्डो दा विंची, राफेल या फिर माइकल एंजेलो। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। लियोनार्डो दा विंची जो थे वो द लास्ट सपर के प्रसिद्ध पेंटिंग कृतिकार थे, ठीक है। डायरेक्ट वाला प्रश्न था, इसमें बहुत ज़्यादा समझने जैसी चीज़ नहीं है। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम लिखी। देखिए यहाँ पे एक रचना दिया हुआ है और पूछ रहा है इसके रचनाकार कौन है। दान दीन है, अश्वघोष है, शुद्रक है या फिर कालिदास है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास, ठीक है। कालिदास जी की बात करें दोस्तों तो इन्होंने देखा जाए 3 नाटक की रचना किया था, 2 महाकाव्यों की रचना किया था और 2 खंड काव्यों की रचना किया था।
तीन अगर नाटकों की बात करें दोस्तों जिससे आपके लगातार प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से पहले नाटक इन्होंने रचना की थी वो थी मालविकाग्निमित्रम, जो था शुंग वंश का शासक अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी के बारे में मालविकाग्निमित्रम नाटक में बात की गई है। और दूसरा नाटक देखा जाए अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के बाद देखा जाए तो तीसरा जो नाटक है वो क्या है, विक्रमवर्षीयम। ठीक है, तो तीन नाटक कालिदास जी के द्वारा लिखी गए हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। वहीं अगर हम दो महाकाव्यों की बात करें दोस्तों तो इसमें देखा जाए रघुवंशम, जो आपके सामने पूछा गया प्रश्न, और दूसरा क्या है कुमार संभव। कुमार संभव और रघुवंशम इनके द्वारा लिखित दो महाकाव्य हैं, जिसमें रघुवंशम में जो है देखेंगे किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो जो रघुकुल के राजा थे, रघुकुल के राजाओं के बारे में रघुवंशम में वर्णन किया गया है। और वहीं अगर इनके दो खंड काव्यों की बात करें दोस्तों कि दो खंड काव्य को थे, तो एक आपका मेघदूत है, दूसरा आपका देखा जाए ऋतु संहार है। तो टोटल कितने हमें 7 जो है रचनाएं देखने को मिल रही है महत्वपूर्ण, जिसमें से देखा जाए 3 हमने नाटक देखे, 2 हमने जो है महाकाव्य देखे। 2 महाकाव्य कौन कौन से दोस्तों, जैसा कि आपको बताया रघुवंशम हो गया, कुमार संभव हो गया, और 2 जो खंड काव्य कौन से हो गए, मेघदूत हो गए और ऋतु संहार हो गए। तो रघुवंशम की रचना किसके द्वारा की गई, कालिदास के द्वारा की गई है। और रघुवंशम में रघुकुल के राजाओं का वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए शूद्रक से भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया, शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम, ठीक है, मृच्छकटिकम जो है, मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक के द्वारा किया गया था। अश्वघोष की बात करें दोस्तों तो इनको जो है ये संस्कृत के प्रथम बौद्ध कवि थे और इनके द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना की गई थी, जिससे बार बार लगातार आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम, बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया था। ठीक है, अगला हमारा उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, लखनऊ में है, कानपुर में है, वाराणसी में है या फिर गाजियाबाद में है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ पे है, कानपुर में है। ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज के नाम से हम इसे जानते हैं। और ये जो देखा जाए इसका जो उसको खोला कब किया गया था, 1982। ठीक है, 27 अगस्त 1982 में जो है इसको तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा जो है इसको खोला गया था। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र शेयर बाजार है। वही अगर हम बात करते हैं भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है दोस्तों, तो इंडिया इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जो है ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि किसकी सहायक कंपनी है, तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे हमारा। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में प्रस्तुत करिए, यानी कि घटते हुए, सबसे ज्यादा पहले जनसंख्या किसकी है फिर उसकी, फिर घटते हुए क्रम में हमें लिखना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। देखो भाई कोई नहीं, उत्तर प्रदेश ही है सबसे पहले जनसंख्या वाला। तो देखिए हमको एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश है। विश्व में 5वां स्थान रखता है दोस्तों जनसंख्या के मामले में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चीन के बाद एक तरीके से देखेंगे तो भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर उसके बाद इंडोनेशिया, फिर अपने आप में कौन, उत्तर प्रदेश जो है 5वां स्थान रखता है जनसंख्या के मामले में। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसमें तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा स्थान किसका आ जाता है दोस्तों, महाराष्ट्र का आ जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड देखो, ये हटा दो, ये हटा दो। ठीक है, हमें आंसर क्या मिल गया दोस्तों, बी आंसर मिल गया। ठीक है, 27 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी है। ठीक है, तो बी हो गया। उसके बाद देखा जाए तो बिहार हो गया, फिर आंध्र प्रदेश जो हो गया वो जनसंख्या के मामले में हो गया। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश, जिसमें लोकसभा में इसीलिए सर्वाधिक सीटें 80 सीटें हैं, 31 सीटें आपकी राज्यसभा में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट है कि निम्नांकित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 84 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी या फिर 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी। करेक्ट आंसर इज डी हो गया। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी को हम क्या कहते हैं, ये भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है। और ध्यान रखिएगा कहाँ से गुजरती है, तो प्रयागराज के नैनी के पास से होकर के गुजरती है। और ध्यान रखिएगा पूछा गया है प्रश्न कितने राज्यों से होकर के गुजरती है दोस्तों, तो ये 5 राज्यों, जिसमें से हमें उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया,
और आपका आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर के जो है भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा होकर के गुजरती है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारे मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं? तो कानपुर में मिलते हैं, झांसी में मिलते हैं, लखनऊ में मिलते हैं या फिर वाराणसी में मिलते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के जो गलियारे हैं वो हमें झांसी में देखने को मिलते हैं। झांसी में जो है ये गलियारे मिलते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों ये किया गया था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1998 में किया गया था। और इसी के तहत देखेंगे, इसी कार्यक्रम के जो तहत 4 लेनों को अपग्रेड किया गया था। और 4 लेन कौन सी देखा जाए, यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे चेन्नई, यहाँ पे क्या हो गया, कोलकाता। और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर्ण चतुर्भुज जो, ठीक है, स्वर्ण चतुर्भुज इसी को कहा जाता है। पूछा भी है कि स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत कौन कौन शामिल है, तो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया और कोलकाता जो है शामिल हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय, सबसे लंबा राष्ट्रीय जो है राजमार्ग कौन सा है, नेशनल हाईवे कौन सा है दोस्तों, तो आप क्या लिखेंगे? NH44, जिसे हम पहले किस नाम से जानते थे? NH47 के नाम से जानते थे। और NH7 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, जो कि उत्तर यानी कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक विस्तारित है। और जिसकी अगर लंबाई देखी जाए तो 3745 किलोमीटर जो है नेशनल हाईवे 44 की लंबाई है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में या फिर पंजाब में? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में देखा जाए अधिकतम गठबंधन सरकार बनाने का रिकॉर्ड है 1967 से लेकर के 1971 के बीच में। ठीक है, आइए अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित किस अनुसूची में जो है ये उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है? 5वीं में, 7वीं में, 9वीं में या फिर 11वीं में? दोस्तों करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 9वीं अनुसूची में जो है ये अधिनियम अंतर्निहित है। अगर हम इस अधिनियम की बात करें दोस्तों, तो इस अधिनियम को सबसे पहले हस्ताक्षर जो है, इस अधिनियम को हस्ताक्षरित किसके द्वारा किया गया था? 1951 में किया गया था। ठीक है, 1951 में कब? 1951 में 24 जनवरी 1951 में तत्कालीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इसको हस्ताक्षरित जो है किया गया था। और इस अधिनियम के निहित जो, इस अधिनियम के लिए जो निहित आदेश है, उन आदेशों को जारी कब किया गया था? तो 1 जुलाई को किया गया था। और 1 जुलाई कब? 1952 को किया गया था। ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम को देखा जाए, इस अधिनियम को 1951 में, 24 जनवरी 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। और इस अधिनियम के लिए जो निहित आदेश, उन निहित आदेशों को जारी किया गया था 1 जुलाई 1952 को जारी किया गया था। इस निहित आदेशों में देखिए क्या बातें की गई थी कि जो निहित आदेश की तिथि से जो बिचौलिए हैं, उन बिचौलियों को सभी जो शीर्षक जो है, उनके जो अधिकार हैं, उनके जो हित है वो समाप्त कर दिए जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, लेकिन एक बिचौलिया है जिसके अधिकार को नहीं समाप्त किया जाएगा। वो बिचौलिया कौन था? तो देखा जाए वो बिचौलिया जिसने अपनी जमीन की बटाईदार या फिर स्वजोत के रूप में खेती की है, उसकी जमीन के अधिकार उसके पास रहेंगे। इस अधिनियम के तहत ये बात कहा गया था। वहीं अगर हम 9वीं अनुसूची की दोस्तों बात करें, जैसा कि आप जानते हैं हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। और जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। यानी कि संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के तहत हमारे संविधान में 9वीं अनुसूचियों को जोड़ा गया। और इस अनुसूची के तहत ये प्रावधान रखा गया कि जितने भी केंद्रीय हैं और जितने भी जो राज्य के कानून हैं, उन कानूनों की सूची को इसमें शामिल किया गया, जिसको देखा जाए अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये तब बात किया गया था, लेकिन बाद में केशवानंद भारती वगैरह का केस आया। अभी इसमें दूसरी चीज़ें हैं, हम पॉलिटी की तरफ नहीं जाएंगे। बस ध्यान रखिएगा 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि कब है? 1951 में हुआ था। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे।
अब आते हैं अगले पे। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? त्वरित अवस्थापना विकास कोष है, इसके तहत कुछ चीज़ें सम्मिलित हैं, जो कि क्या सम्मिलित नहीं है वो ये पूछ रहा है। तो ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण या फिर ग्रामीण उद्योग। दोस्तों इसमें देखा जाए ग्रामीण उद्योग जो है वो सम्मिलित नहीं है, कहीं पे गलत आंसर भी दे दिया, सड़कें जो है शामिल कर दिया गया था। तो यहाँ पे जो है त्वरित अवस्थापना विकास कोष में ग्रामीण उद्योग सम्मिलित नहीं है। और अगर हम बात करें त्वरित अवस्थापना विकास कोष, जिसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, यानी कि नाबार्ड के द्वारा किया गया था। किस वर्ष किया गया था? 1995 से 96 के बीच में किया गया था। किस उद्देश्य से किया गया था? त्वरित अवस्थापना विकास कोष का उद्देश्य क्या था? तो जितनी भी ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं को अल्प लागत निधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से त्वरित अवस्थापना विकास कोष की स्थापना नाबार्ड के द्वारा किया गया था 1995 से 96 के बीच में। ठीक है, ये चीज़ थी। और ध्यान रखिएगा इसके तहत जो है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। इसमें ग्रामीण जलापूर्ति शामिल है, ग्रामीण सड़कें शामिल है और ग्रामीण विद्युतीकरण जो है वो इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ सूची 1 दिया है जिसमें स्थान दिया है और उस स्थान से संबंधित उद्योग दिया है सूची 2 में। हमें यहाँ पे इन सूचियों को क्या करना है? सम्मिलित करना है। जिसमें सूची 1 में जो स्थान दिया है वो चुर्क दिया है, फिरोजाबाद दिया है, अलीगढ़ दिया है और मेरठ दिया है। और ये स्थान किस उद्योग के लिए फेमस है हमें ये देखना। देखिए अगर चुर्क की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे सीमेंट का उद्योग जो है वो चुर्क जो है अपने सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, तो फिरोजाबाद की चूड़ियाँ होती हैं। अलीगढ़ के ताले, ठीक है, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अलग, अलीगढ़ के ताले जो है बड़े फेमस है, तो अलीगढ़ के ताले। और मेरठ में देखा जाए तो खेल का सामान। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें अगर करेक्ट आंसर पे चले दोस्तों, तो एलिमिनेशन मेथड तुरंत लगाया करो। जैसे कि हमने पहले ऑप्शन को, जब आपको आ रहा है कोई भी एक ऑप्शन अगर आपको आ रहा है, तो उसमें देखो कि वो ऑप्शन मैच किससे करा, और जो मैच नहीं करा उसको एलिमिनेट कर दो। यहाँ पे हमें पहला, तीसरा और चौथा दिख रहा है, क्योंकि दोनों में 3-3 दिया है, तो हमें अब देखना है 2 से हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा किससे दिया? चौथे से मैच कर रहा है, तो ये आंसर, यानी कि चुर्क का सीमेंट, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, अलीगढ़ के ताले, मेरठ के खेल के सामान। ठीक है, अगला हमारा स्वाधार योजना है अद्वितीय पहचान के लिए, पुरुषों हेतु स्वरोजगार के लिए, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, या फिर वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह के लिए। देखो भाई दोस्तों, स्वाधार योजना जो है वो कठिन परिस्थितियों में जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं, जो कठिन परिस्थितियों में जो पीड़ित महिलाएं हैं, उन पीड़ित महिलाओं की सहायता करने के लिए देखा जाए तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा स्वाधार योजना को लागू किया गया था। किस वर्ष 2001 से 2002 के बीच में। इस योजना के तहत जो महिलाएं हैं, जो कठिन परिस्थितियों में पीड़ित महिलाएं हैं, उन पीड़ित महिलाओं के लिए क्या है? पुनर्वास के लिए संस्थागत सहायता उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि ये जो पीड़ित महिलाएं हैं वो समाज में क्या करें? सम्मान से अपने जीवन को जी सके, अपना जीवन यापन कर सकें। और इसके तहत, यानी कि स्वाधार योजना के तहत, इन पीड़ित महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा आश्रय की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके वस्त्र और स्वास्थ्य की व्यवस्था और आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके तहत स्वाधार योजना कठिन परिस्थितियों में जो पीड़ित महिलाएं, उन पीड़ित महिलाओं की सहायता करने के लिए सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ देखिए कथन 1 दिया, कथन 2 दिया। कथन 1 में देखिए दिया है कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है क्योंकि उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है क्योंकि उसमें देखा जाए नमी, यानी कि उसमें नमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और साथ ही ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस की जो है प्रचुर मात्रा में ह्यूमस होता है। ठीक है, और वहीं अगर हम काली मिट्टी की बात करें, काली मिट्टी में जो कि कपास उत्पादन होता है, कपास क्या है दोस्तों? एक खरीफ फसल है। ठीक है, कपास का एक खरीफ फसल है। और अगर काली मिट्टी में और कौन से फसलें जो है उपयुक्त होती हैं, जिसमें से हम देख सकते हैं गेहूं हो गया, मूंगफली हो गया, मिर्च हो गया, तंबाकू हो गया, ज्वार जो है,
इन सब फसलों के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में जैसा कि आप जानते हैं लोहा पाया जाता, लोह पाया जाता, जिसकी वजह से काली दिखती है। और ये अगर आपसे पूछा है किस क्षेत्रों में मिलती है काली मृदा, तो ये जो आपका दक्कन वाला क्षेत्र हो गया और मालवा का जो पठारी क्षेत्र हो गया, पठार वाले क्षेत्र में इस मृदा को पाया जाता है। और अगर हम कपास की बात करें, भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है कपास के मामले में भारत। और वहीं पहले पे कौन है? चीन है, ठीक है। तीसरे पे कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका जो है तीसरे स्थान पे। तो अगर आपसे कपास उत्पादक पूछे तो चीन सबसे बड़ा है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा, मथुरा के शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है? संगमरमर, काला पत्थर, बलुआ, लाल बलुआ पत्थर या फिर ग्रेनाइट। दोस्तों देखिए, हमने देखा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें देखिए कुछ कला शैलियों का, मूर्ति कला शैलियों का विकास होता है, जिसमें से मथुरा जो मूर्ति कला शैली है वो पूरी तरीके से स्थानीय है, पूरी तरीके से स्वदेशी है, ठीक है। स्वदेशी मूर्ति कला शैली है मथुरा शैली। इसके तहत जो है ये इसका जो विकास हुआ था दोस्तों मथुरा शैली का, वो मौर्योत्तर काल में इसका विकास हुआ था, जिसको संरक्षण दिया गया कुषाण शासकों के द्वारा, ठीक है। और ये जो मथुरा शैली के तहत जिन पत्थरों का जो निर्माण होता था शिल्पकला के लिए, जिन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था वो थे लाल बलुआ पत्थर होते थे। और इसमें देखा जाए जो तीनों धर्म, तत्कालीन जो समय के तीनों धर्म थे, जैसे कि हिंदू, ठीक है, बौद्ध और जैन, इन तीनों की मूर्तियां हमें मथुरा शिल्पकला में देखने को मिलती है। अन्य कला की दोस्तों बात करें तो एक हम जानते हैं गांधार शिल्पकला। गांधार शिल्पकला में देखा जाए स्थानीय, स्वदेशी और साथ ही साथ यूनानी, जिसे हम हेलेनिस्टिक शिल्पकला कहते हैं, हेलेनिस्टिक कला का मिश्रण हमें गांधार शैली में देखने को मिलता है। इसका भी विकास जो मौर्योत्तर काल में होता है, इसको भी संरक्षण दिया गया था वो कुषाण शासकों के द्वारा दिया गया था। और ये जो आपका उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र, यहीं पे इस शैली का विकास हुआ था। और अगर आपने देखा होगा बुद्ध जी की प्रतिमा को देखिए, एक साधारण प्रतिमा बुद्ध जी की होती है जिसमें ऐसे उनकी बॉडी को सुडौल नहीं दिखाया गया है। वो प्रतिमा जो बहुत नॉर्मल प्रतिमा जो होती है वो मथुरा शैली की बनी। देखिएगा जो प्रथम जो है बुद्ध की मूर्ति बनी थी वो मथुरा शैली में बनी थी, लेकिन सर्वाधिक जो बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हैं वो गांधार शैली में बनी थी, जिसमें खूब बॉडी जो है सुडौल दिखाया गया है। ये सारी चीज़ें ये गांधार शैली कला की उदाहरण है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और अगर हम पूछे गांधार जो शैली है शिल्पकला है उसमें किस पत्थर का इस्तेमाल, तो शुरुआत में देखा जाए नीले धूसर बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। लाल बलुआ पत्थर का मथुरा में, नीले धूसर बलुआ पत्थर का इस्तेमाल जो होता था वो होता था गांधार शैली में, ठीक है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 कार रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? एड्रियन सुटिल, नारायण कृतिकेन, सेबेस्टियन वेथल या फिर जैसन बट्टन। करेक्ट आंसर दोस्तों, करेक्ट आंसर पे आते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो ग्रैंड फार्मूला जो 1 रेस है, कार रेस है, इसमें देखा जाए तो सेबेस्टियन वेटल जो है ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अगला हमारा, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जिन्होंने 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? मोतीलाल नेहरू, CR दास, विट्ठल वल्लभ भाई स्वामी या वल्लभ भाई पटेल या फिर विट्ठल भाई पटेल। देखिए वल्लभ भाई पटेल के जो भाई थे विट्ठल भाई पटेल जो थे उन्होंने ही केंद्रीय, ठीक है, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय विधानसभा जो थी यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के ये अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1925 में, ठीक है। अगला हमारा, 1937 के चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में गठित मंत्रि परिषद में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? ये सब बड़े डायरेक्ट वाले प्रश्न होते हैं जो वित्त विभाग वाला, स्पेशली उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। ये प्रथम प्रांतीय चुनाव हुआ था, इसके तहत जो उत्तर प्रदेश में सरकार गठित हुई थी उसमें कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय थे। वो मंत्रालय किसको दिए गए थे, जिसमें से हमसे पूछा जा रहा है कि इस मंत्रिपरिषद में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? गोविंद वल्लभ पंत को, रफ़ी अहमद किदवई को, कैलाश नाथ काटजू को या फिर मोहम्मद इब्राहिम को? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रफ़ी अहमद किदवई को। उत्तर प्रदेश में जो गठित मंत्रि परिषद थी उसमें जो वित्त विभाग था वो रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। और दोस्तों हम थोड़ा सा 1937 के चुनाव के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। देखिए भारत शासन अधिनियम आता है 1935, ठीक है,
3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और एक निष्कर्ष निकलता है उन्हीं सम्मेलनों के आधार पे भारत शासन अधिनियम 1935 से आता है। बहुत सारे हमारा जो वर्तमान संविधान है इससे बहुत सारे प्रावधान इस अधिनियम से लिए गए थे, भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम के तहत जो है, इस अधिनियम के आधार पे फैब 1937 में जो है चुनाव होता है और इस चुनाव में जो कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिलती है। टोटल देखा जाए 1585 सीटें रहती हैं और इसमें 711 यानी कि 711 सीटों पे जो है कांग्रेसों को जो है विजय प्राप्त होती है। कांग्रेस विजय प्राप्त होती है, बहुत बड़ी सफलता मिलती है और कांग्रेस ने देखा जाए 11 प्रांतों में से जो है 5 प्रांतों में अपनी, यानी कि वो 5 प्रांत कौन कौन से थे जिसमें इनको पूर्ण जो है 11 प्रांतों में कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला। और ये पूछा गया कि प्रश्न कौन सा वो 5 प्रांत थे, तो वो 5 प्रांत थे देखा जाए मद्रास हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत जैसे कि उत्तर प्रदेश। पहले हम इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश यानी कि देखा जाए कौन कौन से मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिली और इसी के साथ साथ कांग्रेस ने 8 राज्यों में अपनी सरकार को बनाया। ठीक है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं 1939 आता है यानी कि 1929 आता है और दूसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता है। दूसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता है और जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना, ठीक है ध्यान रखिएगा, भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारतीयों को, जो भारतीय सैनिक थे उसमें उन्होंने युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस को ये बात ठीक नहीं लगी, लेकिन कांग्रेस ने भी एक मांग उनके आगे रख दी, भाई जो किए सो किए, एक काम करना, ये युद्ध खत्म हो तो भारत को आज़ाद कर देना, युद्ध समाप्त हो गया देखा जाए। लेकिन कांग्रेस की इस मांग का ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अवहेलना की, उपेक्षा की और इससे जो है कांग्रेस नाराज होकर के जो लिहाजा जो कांग्रेस की कार्यकारिणी के आदेश पर 15 नवंबर 1929 को जो है जितने भी प्रांतीय कांग्रेसी विधानमंडल थे, मंत्रिमंडल थे, उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया और ये सरकार जो गठित हुई थी 1937 के चुनाव में वो खत्म हो जाती है। ठीक है, एक तरीके से समाप्त हो जाती है, यहाँ पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 1937 का चुनाव अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, बहुत उससे संबंधित बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी। देखिए ये प्रश्न फिर इसके पहले भी बार बार ये प्रश्न आया है, इससे हम डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे, बहुत व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछले सीरीज में जो ये प्रश्न बार बार इतना लग रहा है कि लेखपाल के एग्जाम में ये फेवरेट प्रश्न रहा होगा, जो हर बार पूछा गया है कि महिलाओं को जो है आरक्षित स्थान कितने मिले हैं पंचायती राज संस्थानों में। डायरेक्ट आंसर आते हैं कि कुल स्थानों का 1/3, ठीक है 1/3 जो है 33% जो है स्थान जो है आरक्षित रहता है पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। बिहार ने, छत्तीसगढ़ ने, उत्तर प्रदेश ने या फिर उत्तराखंड ने। दोस्तों करेक्ट आंसर इज डी है, उत्तराखंड ने जो है संस्कृत भाषा को राज्य का द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया था। इसके साथ हिमाचल प्रदेश भी जो है, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश ने भी हिंदी और बाद में द्वितीय जो है राज्य भाषा है वो संस्कृत को किया था। उत्तर प्रदेश की भी 2 राज्य भाषाएं दोस्तों, एक हिंदी है, जब उत्तर प्रदेश हिंदी है, ठीक है, दूसरी जो थी 1989 में जो है उर्दू को जो है वो बनाया गया था राज्य भाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर उच्चतम है। देखिए ये जो है जनगणना के संबंधित प्रश्न है और स्पेशली जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित कि उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर थी वो क्या है, किस राज्य में सर्वाधिक है, किस राज्य में न्यूनतम है, पुरुषों की साक्षरता दर क्या है, स्त्रियों की साक्षरता दर क्या है, कहाँ न्यूनतम है, कहाँ सर्वोच्च, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें जो उच्चतम साक्षरता दर है किस जिले की है, गौतम बुद्ध नगर की, गाजियाबाद की, कानपुर नगर की या फिर लखनऊ की। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गौतम बुद्ध नगर की जो साक्षरता दर है वो सर्वाधिक देखने को मिलती है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर के बाद देखा जाए दोस्तों तो कानपुर का, ठीक है कानपुर का है, फिर उसके बाद देखा जाए तो औरैया का है। ठीक है, ये उच्चतम साक्षरता दर 3 तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछ दे न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले की है, तो दोस्तों न्यूनतम साक्षरता दर है वो श्रावस्ती की है। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो आता है आपका बहराइच का है
और उसके बाद बलरामपुर का जो है ये न्यूनतम साक्षरता दर देखने को मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर वो कितने प्रतिशत है, इस जनगणना के आधार पर 2011 के 67.7% है, जिसमें से अगर आपसे पूछा जाए पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है तो 77.30% ये पुरुषों की साक्षरता दर है। वहीं महिलाओं की साक्षरता दर क्या है 57.20%, अभी काफ़ी पीछे महिला की साक्षरता दर। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुषों की साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है दोस्तों, तो गौतम बुद्ध नगर में पुरुषों की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। और अगर वहीं न्यूनतम पूछे तो श्रावस्ती जो है वो सबसे ज़्यादा न्यूनतम साक्षरता दर है पुरुषों के मामले में। महिलाओं की साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है, तो दोस्तों कानपुर नगर में जो महिलाओं की साक्षरता दर सर्वाधिक है, लेकिन न्यूनतम हमें महिलाओं की साक्षरता दर श्रावस्ती में देखने को मिलती है। तो ये जनगणना से संबंधित कुछ प्रश्न हैं और जनगणना से संबंधित लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आपको 2011 अभी जो कि 2021 में आने वाली थी, पेंडेमिक की वजह से नहीं आ पाया अभी जनगणना, तो उसके समय को आगे बढ़ा दिया गया सितंबर तक। लेकिन अभी जो भी प्रश्न बनेंगे वो 2011 की जनगणना के आधार पर प्रश्न पूछेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आपको तैयार रहना चाहिए और थोड़ा सा यूपी के संबंधित जो प्रश्न है वो भी। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है। जहां सूची 1 में जनपद दिया हुआ है वहीं पे सूची 2 में क्या दिया हुआ है, मुख्यालय दिया हुआ है। सूची 1 में जो जनपद कौन से, जालौन है, कानपुर देहात है, संत रविदास नगर है और कुशीनगर है। दोस्तों जालौन जनपद की जो राजधानी की, दो डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, यहाँ पे ए है। जालौन जनपद की जो राजधानी है वो क्या है, उरई है। मुख्यालय जो है, माफ करिएगा, जालौन जनपद का जो मुख्यालय वो उरई है। कानपुर देहात की बात करें दोस्तों तो अकबरपुर है। रविदास नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे नौगढ़ जो है वो रविदास नगर, संत रविदास नगर का मुख्यालय है। कुशीनगर की बात करें तो पडरौना जो है वो कुशीनगर का मुख्यालय है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे सूची 1 में नगर दिया हुआ है और सूची 2 में क्या दिया, हवाई अड्डे दिए हुए हैं। सूची 1 में जो नगर है लखनऊ है, वाराणसी है, कानपुर है, आगरा है। तो दोस्तों लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है, ये है आपका अमौसी, इसका नाम बदल गया है, चौधरी चरण सिंह जो है हवाई अड्डा कर दिया गया है अमौसी का। वहीं अगला देखिए तो वाराणसी दोस्तों क्या है, बाबतपुर है। कानपुर देखा जाए तो कानपुर में जो हवाई अड्डा है उसका देखा जाए तो क्या हो गया, चकेरी हो गया। आगरा का क्या हो गया, देखा जाए खेरिया हो गया। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लखनऊ का अमौसी हो गया, वाराणसी का अमौसी जिसको हम चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है, वाराणसी बाबतपुर। कानपुर देखा जाए तो चकेरी हो गया, आगरा देखा जाए तो खेरिया हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, अति लोकप्रिय भारतीय पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से या फिर वाराणसी से। तो ये अति लोकप्रिय जो भारतीय पत्रिका कल्याण है ये गोरखपुर से प्रकाशित होती है। किस प्रेस से, गीता प्रेस से। बहुत आप लोगों ने नाम सुना होगा, गीता प्रेस से होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें गलत आंकड़े को देखना है। तो यहाँ पे यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल देश की कुल जनसंख्या का 16.5% आबादी निवास करती है। करेक्ट है, बिल्कुल है। 16.51% जो है वो आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और अगर यही आपसे संख्या पूछ ले कितना है तो ध्यान रखेगा 19 करोड़। ठीक है, 19,98,12,341। ठीक है, लगभग 20 करोड़ आबादी जो है वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है, जो कि संपूर्ण भारत की आबादी का कितना प्रतिनिधित्व है, 16.51% का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ पे देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ की दशकीय वृद्धि दर जो है वर्ष 2001 से लेकर के 2011 की दशकीय वृद्धि दर जो है 18.4 नहीं थी, बल्कि यहाँ की दशकीय वृद्धि दर जो थी दोस्तों वो कितनी थी, 20.22% जो थी वो आपकी दशकीय वृद्धि दर थी। और यहाँ का लिंगानुपात देखा जाए तो 900 जो है 12 यहाँ उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। ठीक है, चलिए तो हमारा करेक्ट है यहाँ पे क्या, इनकरेक्ट क्या है, सी जो है इनकरेक्ट है। दशकीय वृद्धि दर 18.4 नहीं थी बल्कि 20.22% थी। ठीक है, अगला है कि फर्रुखाबाद जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, कालीन की बुनाई के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, इत्र के निर्माण के लिए या फिर हाथ की छपाई के लिए। दोस्तों यहाँ पे हाथ की छपाई के लिए जो है फर्रुखाबाद जाना जाता है। और हमने ये भी देखा था
फिरोजाबाद की चूड़ियाँ जो थी वो कहाँ पे, कांच की वस्तु के लिए फिरोजाबाद हो गया, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ भी थी फिरोजाबाद। लेकिन फर्रुखाबाद हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है फर्रुखाबाद। इत्र के लिए दोस्तों क्या जाना जाता है, कन्नौज, उत्तर प्रदेश जो कन्नौज जिला है वो इत्र के लिए जाना जाता है। और कालीन बुनाई के लिए देखा जाए मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर जो है वो कालीन बुनाई के लिए जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा फर्रुखाबाद जो है हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। अगला है और आखिरी है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या के आकार के अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए और उन्हें सही उत्तर नीचे गए कोड से चुनिए। यहाँ पे बता रहा है कि अवरोही क्रम यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की है, माफ़ करिएगा, यहाँ पे 6 जो जनसंख्या आकार की जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या उसके क्रम में हमें लगाना है। तो इलाहाबाद की, आजमगढ़, गाजियाबाद, लखनऊ। डायरेक्ट आंसर पे आते हैं ए, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है, जिसमें दूसरे नंबर पर हमें गाजियाबाद देखने को मिलता है, तीसरे नंबर पर देखने को मिलता है आजमगढ़ और चौथे नंबर पे देखने को मिलता है लखनऊ। देश की राजधानी लखनऊ चौथा स्थान पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा जनसंख्या आकार के आरोही क्रम में इलाहाबाद सबसे पहले, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से था हमारा जो लेखपाल राजस्व का लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ था वर्ष 2018 में, उससे संबंधित जो कुछ भी एग्ज़ाम जो भी प्रश्न पूछे गए थे जीएस से संबंधित लेखपाल भर्ती में, जो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई थी वर्ष 2018 में, उसमें जो जीएस से संबंधित यानी कि सामान्य ज्ञान से संबंधित और ग्रामीण विकास से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हम लोगों ने उसे एक एक करके सॉल्व किया। थोड़ा सा मैंने स्पीड रखी थी क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन थे और थोड़ा सा हमें कम टाइम में थोड़ा सा चीज़ों को देखनी पड़ती हैं। ठीक है, बाकी सेशन जो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।